तो ये देखिए दोस्तों, फर्श पे फूल का डिजाइन कितना अच्छा लग रहा है, कितना शानदार बनाया हुआ है। आप भी इस तरह फर्श पे बनवा सकते हैं। ये प्लास्टर से किया हुआ है, जो पैकिंग कराते हैं उसका डिजाइन है। ये मिस्त्री को आप बोलिएगा तो इस तरह का डिजाइन बना देगा। आप इस तरह के मिस्त्री को डिजाइन ही दिखा दीजिए इस तरह से, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप दिखा सकते हैं, और इस तरह का आप डिजाइन बनवा सकते हैं फर्श पे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्श है पूरा, नीचे वाला जो नीचे का फर्श होता है, जो प्लास्टर किया हुआ है, वो यहाँ पे बीच में फूल बनाया हुआ है। इस तरह से बीच में आप फूल इतना छोटा बनवा सकते हैं। ऐसे ये सर्किल इसका बड़ा भी बनवा सकते हैं। ये छोटा सर्किल है, लेकिन फिर भी इसका रेडियस है 1 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा रेडियस है इसका। तो इस तरह का फूल बनवा सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, किस तरह से इसका बाउंड्री किया हुआ है। ये फर्श का इस तरह से बाउंड्री करवा सकते हैं फर्श में, और ये बीच में फूल इस तरह का दिलवा सकते हैं। और तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा जूम करके बता दे रहे हैं कि किस तरह से बनाया हुआ है। दिल और स्टार और ये तीर और ये इलिप्स जैसा बनाया हुआ है। तो इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, पूरा जूम करके बता दे रहे हैं एक एक पार्ट। और भी जूम करके बता दे रहा हूँ। तो आप घर में कभी भी पिलर बनवाएंगे तो नीचे इस तरह का जरूर आप कीजिए, क्योंकि आप जब टाइल्स और मार्बल नहीं बैठाने जा रहे हैं, पैटर्न करवाने जा रहे हैं, तो इस तरह का पैटर्न, बिल्कुल इस तरह का पैटर्न जरूर करवाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छा लुक देता है पिलर का। चारों तरफ से देखिए दोस्तों, किस तरह से पैटर्न किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं आकार किस तरह का है। नीचे स्क्वायर है, और उसके बाद पिलर में भी थोड़ा दूर तक किया हुआ है, 1 फीट के लगभग पैटर्न किया हुआ है रेड कलर का। और ये डिफरेंट कलर होना चाहिए, फर्श से बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। फर्श यदि दूसरा कलर का है तो यहाँ पे अब उसके मैचिंग का कलर देना होगा, जो एक कलर का दूसरा जिस तरह से फ्रेंड कलर होता है उस तरह का कलर देना होगा। इस तरह से आप करवाएंगे पिलर में तो बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, घर का लुक बहुत अच्छा खुलेगा। देखिए दोस्तों, हम पूरा दिखा दे रहे हैं इसका फर्श में बीच में ये पिलर किस तरह का लग रहा है, और जूम करके एक बार बता दे रहे हैं कि किस तरह से ये प्लास्टर किया हुआ है, पैटर्न किया हुआ है। तो ये देखिए, फर्श का एक नया डिजाइन मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लुक देने वाला डिजाइन है। और ये फर्श पे आप बनवा सकते हैं। ये बड़ा साइज का भी बनवा सकते हैं, छोटा साइज का भी बनवा सकते हैं, और इसमें डिफरेंट कलर दे सकते हैं। जो इसमें कलर दिया हुआ है आप अलग से सिलेक्ट करके दूसरा भी कलर दे सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा बीच में बनाया हुआ फूल। आप भी इस तरह से सिलेक्ट करके फूल बना सकते हैं, फूल बनवा सकते हैं। आप मिस्त्री को ये फूल दिखा दीजिएगा, वो बिल्कुल बना देंगे इसी तरह का। इसमें सर्किल जो है वो सर्किल परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप बनवाइएगा तो बिल्कुल परफेक्ट सर्किल बनवाइएगा। और ये देख रहे हैं, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ एक एक पार्ट किस तरह से बनाया हुआ है। और ये बहुत दिन का बनाया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा गंदा हो गया है। नया बहुत अच्छा लुक देता है। नया में आप देखेंगे बहुत ही मस्त लगेगा ये फूल। तो एक एक चीज़ बारीकी से आप देख लीजिए, और मिस्त्री को बिल्कुल आप दिखा दीजिए तो ये बिल्कुल बना देंगे बहुत अच्छा से। और ये देख रहे हैं कितना अच्छा लुक दे रहा है दोस्त, फर्श पे ये किया हुआ है। देख रहे हैं आप, नीचे फर्श में ये बाउंड्री किया हुआ है फर्श का, और ये नीचे लगाया हुआ है। और यहाँ पे ये प्लास्टर, जब आप मार्बल और टाइल्स नहीं लगाएंगे तो प्लास्टर करवाएंगे, पैटर्न करवाएंगे, तो इस तरह का फूल दिलवाना होगा, फूल दिलवा सकते हैं। जिस तरह से सेलिंग में फूल रहता है उस तरह से फर्श में भी दिलवाइए बीच में, तो बहुत अच्छा लुक लगेगा फर्श का, बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए दोस्तों, फर्श पे एक नया डिजाइन लेकर के आया हूँ। ये बहुत ही शानदार डिजाइन है, आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप भी इस तरह से फर्श में डिजाइन करवा सकते हैं। फर्श यदि आप टाइल्स और मार्बल नहीं लगवा रहे हैं तो इस तरह का डिजाइन प्लास्टर से, पैटर्न से करवा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं जूम करके इसका एक एक फूल बता दे रहा हूँ, किस तरह से स्टार बीच में बनाया हुआ है, उसके बाद दिल बनाया हुआ है, उसके बाद लास्ट में इलिप्स बनाया हुआ है, इलिप्टिकल पाथ है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, पूरा इसका सर्कल जो है वो बहुत बड़ा सर्कल है, बीच में आप फर्श के बीच में बना सकते हैं और बाउंड्री करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, फर्श पे बाउंड्री किस तरह से किया हुआ है, इस तरह से बाउंड्री करवा सकते हैं फर्श में, और बीच में एक फूल इस तरह से फूल दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा लुक होगा फर्श का, और बहुत ही शानदार ब्यूटीफुल दिखने में लगेगा। और ये एक एक चीज़ मैं जूम करके बता दे रहा हूँ।
फ्रेंड्स नमस्कार, मैं अभय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरजीपीवी शिवानी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, आज जो वीडियो लाया हूँ वो बहुत ही खास है, क्योंकि आज जो वीडियो है वो हर दिन आपको हेल्प करेगा, हर दिन कुछ ना कुछ रूप से मदद करेगा ये वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आज क्या मैं लेकर के आया हूँ कि आप कोई भी फोटो खींचा हुआ हो, टेक्स्ट फाइल कॉपी का या किताब का फोटो खींचा हुआ हो, उसको टेक्स्ट एडिटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोटो को एडिटिंग में कन्वर्ट आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी कॉपी करके वो वर्ड को पेस्ट कर सकते हैं, फोटो फाइल को, और टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल में टीएक्सटी डॉक एक्सटेंशन ला सकते हैं, या फिर पीडीएफ को एडिटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। एडिटिंग पीडीएफ का स्क्रीनशॉट हो या कोई भी टेक्स्ट फाइल का स्क्रीनशॉट हो, स्क्रीनशॉट एक फोटो फॉर्मेट में रहता है, जेपीजी फॉर्मेट में रहता है, तो उसको आप टेक्स्ट फाइल में कैसे कन्वर्ट करें। फोटो में एडिटिंग नहीं हो पाता है ना टेक्स्ट का, तो आज वो सीखने जा रहे हैं कि टेक्स्ट का एडिटिंग कैसे करें फोटो को। देखिए दोस्तों, आज जो भी चीज़ सीखेंगे वो सारी चीज़ें मोबाइल से भी हो सकती है। अभी मैं कंप्यूटर पे करने जा रहा हूँ, लैपटॉप से करने जा रहा हूँ। आप ये सेम प्रोसेस मोबाइल में अपनाएंगे तो मोबाइल से भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे बेस्ट वेबसाइट खोल लेते हैं। वो है, बेस्ट वेबसाइट का नाम है online2pdf.com। online2pdf.com यहाँ पे ऊपर लिखा गया है, इसको इंटर कर देना है। ये वेबसाइट खुल गई online2pdf.com। यहाँ पे आपको एक छोटा सा लुक दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन है और नीचे देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इस वेबसाइट पे। कंप्रेशन, व्यू, इमेज टू पीडीएफ, प्रोटेक्शन, पीडीएफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे ये पीडीएफ को कंप्रेस करना, ये भी सिखा चुका हूँ। ये बहुत सारे यहाँ पे चीज मिल जाते हैं, फैसिलिटी। यहाँ पे ये वेबसाइट सपोर्ट कितने तरह का फॉर्मेट करता है ये देख लीजिए दोस्तों, बहुत सारे फॉर्मेट में ये वेबसाइट सपोर्ट करता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं कन्वर्ट करके बता दे रहा हूँ कैसे टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करें फोटो को। तो मैं पहले फोटो दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ पे मेरा फोटो है। ये देखिए दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट है, ये एक इमेज फाइल है। देखिए दोस्तों, मैं इसको एडिटिंग नहीं कर सकता हूँ, टेक्स्ट को एडिटिंग नहीं कर सकता हूँ किसी भी फॉर्मेट में। देखिए ये एक इमेज है, मैं इधर स्लाइड कर रहा हूँ, दो इमेज। ये देखिए दोस्तों, इमेज है ये सब। अब इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। ये फोटो है, फोटो को भी टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे जो कि एडिटिंग हो। यहाँ पे एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, टेक्स्ट को डिलीट और कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉपी करने के लिए सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं कोई भी वर्ड, लेकिन अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए सिलेक्ट होने लगेगा। तो चलिए वेबसाइट पे जाते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पे। यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। पहले मैं बता दे रहा हूँ, ये सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया, ओपन कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू मिल जा रहा है। ये ड्रॉप डाउन मेनू को जैसे खोलिएगा, उसके जिस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है उस फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चीज और बता दूं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यदि दूसरा फोटो चाहिए तो दूसरा फोटो यहाँ पे लगा सकते हैं, चेंज पे क्लिक करके ये वाला हटा करके दूसरा लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रॉस पे तो डायरेक्ट ये फोटो, ये जो इमेज आप अपलोड किए वो हट जाएगा। या फिर यहाँ पे सिलेक्ट फाइल टू, ये ब्राउजिंग कीजिएगा तो यहाँ पे एक और भी फाइल ऐड कर सकते हैं। एक साथ मल्टीपल फाइल पे ऑपरेशन कर सकते हैं, बहुत सारे फाइल पे एक ही साथ आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे ब्राउजर पे क्लिक किया, यहाँ पे ब्राउजर है, यहाँ पे क्लिक किया तो ये कोई और भी फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं एक ही फाइल को, एक ही फोटो को मैं टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। कौन सा सिलेक्ट करूँ? TXT, ठीक है। TXT ये सबसे नीचे है, तो TXT में सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे कन्वर्ट का ऑप्शन आ रहा है। एक बार और बता दे रहा हूँ, देखिए दोस्तों, सबसे नीचे टेक्स्ट है, TXT एक्सटेंशन लगा दिया। अब जैसे ही कन्वर्ट पे, ये कन्वर्ट पे क्लिक करूंगा, बहुत ही फास्ट ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कन्वर्ट पे क्लिक कर दिया। अब देखिए दोस्तों कितना फास्ट ये 100% होगा। देखिए दोस्तों कितना फास्ट ये 100% हो गया। अब ऑटोमेटिक डाउनलोड होगा। देखिए दोस्तों, टोटल चीज ऑटोमेटिक हो रहा है। अभी डाउनलोड स्टार्टिंग होगा। ये देखिए दोस्तों, डाउनलोड स्टार्ट हो गया और डाउनलोड हो भी गया, बहुत जल्दी डाउनलोड भी हो गया। अब इसको ओपन कर लेता हूँ, टेक्स्ट फाइल है, ओपन कर लेता हूँ सिंपली। इस पे क्लिक कर दिया, ओपन हो गया ये नोटपैड में, ठीक है। टेक्स्ट फाइल है इसलिए नोटपैड में ओपन हो गया। अब इसको एडिट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब कॉपी पेस्ट जो भी करना है वो कर लीजिए, जहां पे भी कॉपी करना है वहां पे कॉपी कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो है, ये फॉर्मेट जो है, ये लाइन इधर बहुत लंबा लिख दिया है, तो इसको आप चाहे तो ये भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ तक लिख दिया है, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इतना बड़ा लाइन में लिखा है।
तो मैं इसको काटता हूँ और मैं बैक जाता हूँ। यहाँ पे ये वेबसाइट पे आ गए, यहाँ पे देख रहे हैं ये वेबसाइट है कन्वर्ट करने की फाइल की। अब इस पे बैक जाना है, ठीक है। अब जो ये फाइल अपलोड किए थे वही वाला है, इसको टेक्स्ट को हटा करके डॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। डॉक्स एक्सटेंशन डॉक्स, ये डॉक्स में कर दिए और कन्वर्ट पे क्लिक कर दिए, ठीक है। अब कन्वर्ट होने लगा, देखिए दोस्तों कितना फास्ट कन्वर्ट हो रहा है। अब ऑटोमेटिक डाउनलोड होगा, ये देखिए दोस्तों अब डाउनलोड होने लगा और डाउनलोड हो भी गया, ठीक है। अब इसको मैं ओपन कर ले रहा हूँ, ये डॉक्स फाइल है तो ये खुलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, ठीक है। ये पावर पॉइंट खुलने लगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना अच्छा खुल गया है, जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ था उसी फॉर्मेट में खुला है। पूरा टेक्स्ट को एडिटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे इनेबल एडिटिंग कर दे रहा हूँ। इनेबल एडिटिंग जैसे ही करूंगा ये एडिटेबल हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब बिल्कुल एडिट कर सकते हैं, जितना कॉपी करना है वहां कॉपी कीजिए। देखिए जैसे मैं इसको एडिट करके बता दे रहा हूँ, देखिए ये डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट हो रहा है, एक एक वर्ड डिलीट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, देखिए दोस्तों टाइप कर रहा हूँ, टाइप हो रहा है। अब एडिट कर सकते हैं, जहां पे भी चाहे वहां पे आप कॉपी पेस्ट, ये देखिए दोस्तों यहाँ से ऐसे जितना सिलेक्ट करना है वर्ड वहां से कॉपी कीजिए और कहीं पे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे कट भी कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। यहाँ पे एडिटिंग हो गया, ये एडिटिंग फाइल आ गया, ठीक है, एडिट कर सकते हैं। तो ये आप सीख लिए कि फोटो फॉर्मेट को टेक्स्ट में अभी कन्वर्ट किया हूं दोस्त। फोटो फॉर्मेट जो भी इमेज था वो जेपीजी था, स्क्रीनशॉट था, और अब मैं एक और फोटो ले रहा हूं जो कैमरा से फोटो खींचा गया है, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, यहाँ से पुराना फाइल डिलीट कर दिया। अब ले रहा हूँ सिलेक्ट फाइल पे, देख लीजिए एक बार फिर से ये सिलेक्ट फाइल अब नया से। अब यहाँ पे ये फोटो है मेरे पास, मैं पहले खोल करके दिखा दे रहा हूँ फोटो कैसा फोटो है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैं पहले दिखा चुका था, ये है फोटो, ये फोटो ये मोबाइल के कैमरा से लिया हुआ है फोटो। अब इसको मैं टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों मैं इसको क्रॉस कर दे रहा हूँ, सिलेक्ट फाइल यहाँ से कर ले रहा हूँ और ये है फोटो अपना, ठीक है। ये फोटो मैं ओपन कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब इसको टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट, डॉक्स फाइल में ही कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। डॉक्स फाइल में ही कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, ये कन्वर्ट। देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक डाउनलोड भी होने लगा, ये डाउनलोड यहाँ हो रहा है, ऑटोमेटिक ये होता है। जैसे ही 100% कंप्लीट होता है डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाता है। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में खुलेगा, डॉक्स फाइल है। अब वहां से आप एडिटिंग कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों फाइल खुल गया है, लेकिन थोड़ा सा 100% क्लियर हाँ है, तो है पूरा फाइल है टोटल लिखा हुआ। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा इसमें फोटो खींचा गया है कैमरा से, इस वजह से ये सही से नहीं आया है। आप ट्राई करें बढ़िया कैमरा से खींचे, ये मोबाइल का कैमरा में ध्यान नहीं दिया था, ये बहुत सही नहीं पिक्चर खींचा गया, इसलिए थोड़ा इस तरह का आया है। लेकिन फिर भी काम तो चल सकता है ना, आप कॉपी पेस्ट यहाँ से कर सकते हैं, बिल्कुल एडिट कर सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे इनेबल एडिटिंग करना होगा। तो देख लिए दोस्तों कैसे टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट होता है, फोटो फॉर्मेट, फोटो इमेज जो भी है वो टेक्स्ट फाइल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आप अच्छे तरीके से सीख लिए, अब कर सकते हैं कोई भी इमेज हो, ये मोबाइल से भी कर सकते हैं। ये टोटल वेबसाइट जो है ये मोबाइल पे भी चलेगा। तो आपके पास मोबाइल में बहुत सारे इमेज आते हैं कैमरा से फोटो खींचा हुआ, उसको आप टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे भेजते हैं, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में रहता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं अभय, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरजीपीवी शिवानी स्टोर यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ, आप सभी को ये वीडियो बहुत ही बेनिफिट देगा और बहुत ही काबिल वीडियो है। जी हाँ, आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि पीडीएफ को पासवर्ड के साथ कैसे लॉक करें। कोई भी कहीं पे भी आप शेयर करेंगे, कहीं पे भी सेंड करेंगे तो वहां पासवर्ड के साथ खुलेगा और बहुत ही हाईली सिक्योर करने जा रहे हैं। क्यों, ऐसा क्या जरूरत है पीडीएफ को लॉक करना? क्योंकि आप पीडीएफ में कभी पर्सनल फाइल भेजते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप दूसरे को नहीं दिखाना चाहते हैं, सिर्फ वही पर्सन देख पाए जिसे आप पासवर्ड बताएंगे। तो ऐसे कोई भी मोबाइल लेकर के या लैपटॉप लेकर के ओपन ना कर सके वो पीडीएफ बिना पासवर्ड के। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप पीडीएफ को पासवर्ड प्रोवाइड करके ही सेंड करना रहता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हैं जो कि कोई देखना ना है, किसी और को दिखाना नहीं चाहते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भेज रहे हैं, तो उस समय ये जरूरत पड़ जाती है पीडीएफ को लॉक करके भेजने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आज मैं ऐसा वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूं कि वहां पे आप कॉपी का भी लॉक कर सकते हैं। कोई पीडीएफ को कॉपी करके अलग सेंड नहीं कर सकता है जब तक पासवर्ड नहीं पता हो, या फिर कॉपी को पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे ही, उसके बाद एडिटिंग भी नहीं कर सकता। एडिटिंग से भी पहले पीडीएफ को पासवर्ड देना पड़ेगा, फिर मॉडिफाइंग के लिए भी पासवर्ड। ये सब चीज अभी देखते हैं कैसे ये होता है, पीडीएफ को लॉक कैसे किया जाता है। हायर सिक्योर करने जा रहे हैं आज, हायर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने जा रहे हैं, पीडीएफ को बहुत ही अच्छा सा प्रोटेक्शन देने जा रहे हैं जो कि कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा। देखिए दोस्तों, आज जो भी चीज़ सीखेंगे वो सारी चीज़ें मोबाइल से भी हो सकती है। अभी मैं कंप्यूटर पे करने जा रहा हूँ, लैपटॉप से करने जा रहा हूँ। आप ये सेम प्रोसेस मोबाइल में अपनाएंगे तो मोबाइल से भी हो जाएगा। तो देखिए, बेस्ट वेबसाइट है इसके लिए online2pdf.com, online2pdf.com। ये आ गया ऊपर, ये देखिए online2pdf.com खोल लेना है। online2pdf.com यहाँ पे वेबसाइट दिख रहा है आपको, यही वेबसाइट खोल लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे जाना है सिलेक्ट फाइल, नीचे आप जाइएगा तो ये सिलेक्ट फाइल दिख रहा है। सिलेक्ट फाइल पे सिंपली क्लिक कर देना है। आपके डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पे भी आपके लैपटॉप में डॉक्यूमेंट्स है, पीडीएफ है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास ये पीडीएफ बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो ये पीडीएफ इसी को हम ले रहे हैं। इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ओपन कर देना है। ठीक है, ओपन कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे वो पीडीएफ जो अभी डाले हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यदि दूसरा पीडीएफ चाहिए तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इस पीडीएफ को हटा सकते हैं, क्रॉस पे क्लिक करके हटा सकते हैं। यदि दूसरा पीडीएफ और डालना चाहते हैं, एक ही साथ बहुत सारे पीडीएफ पे ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो ये एक और फाइल यहाँ पे मल्टीपल फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो ये दूसरा पीडीएफ यहाँ पे डाल सकते हैं, ब्राउजिंग करिएगा फिर से वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं दूसरा पीडीएफ। तो अभी मैं एक ही पीडीएफ को कर रहा हूँ, एक ही पीडीएफ को लॉक कर रहा हूँ, पासवर्ड डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक मोड है। मोड में क्या रहता है कि आप स्टैंडर्ड कन्वर्जन मोड अभी लगा हुआ है, ये है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है कि क्रिएट ईच पेज, मतलब पीडीएफ में 2-4 पेज 10 पेज होगा तो उसको अलग अलग पेज में पीडीएफ को कन्वर्ट कर देगा और अलग अलग पेज को लॉक कर देगा। ठीक है, तो अभी मैं एक ही साथ जो पीडीएफ है पूरा उसी को एक साथ लॉक करने जा रहा हूँ। और नीचे जो है ये ड्रॉप डाउन मेनू आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ के डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डॉक्स फाइल में, डॉक फाइल में, टेक्स्ट फाइल में, टीएक्सटी फाइल में, जेपीजी में, पीएनजी में, हर एक फाइल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ को। तो ये हम बाद में देखेंगे, पहले प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। तो ये प्रोटेक्शन आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा है, प्रोटेक्शन पे क्लिक करें। प्रोटेक्शन पे क्लिक करते ही नीचे एक विंडो खुलेगी, छोटा सा विंडो खुलेगी और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। लॉक फॉर प्रिंटिंग, क्रिएट पासवर्ड फॉर ओपनिंग, फिर यहाँ पे लॉक फॉर कॉपिंग, लॉक मॉडिफाइंग, जो आप करना चाहते हैं वो लॉक कर सकते हैं। मैं अभी करने जा रहा हूं लॉक फॉर ओपनिंग। ठीक है, लॉक क्रिएट पासवर्ड फॉर ओपनिंग। तो देखिए दोस्तों, मैं एक पासवर्ड क्रिएट कर ले रहा हूं। ये मैं पासवर्ड क्रिएट कर लिया। ठीक है दोस्त, अब ये कन्वर्ट करेंगे, जैसे ही कन्वर्ट करेंगे बस वो पीडीएफ बिना पासवर्ड के कभी नहीं खुलेगा। ठीक है, तो मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूं। और दोस्तों, ये कन्वर्जन बहुत ही फास्ट होता है, 1 सेकंड से भी कम में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक डाउनलोड भी हो जाता है। ये वेबसाइट ऑटोमेटिक डाउनलोड भी कर देता है और कन्वर्जन बहुत ही फास्ट 100% हुआ है अभी। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ओपन हो गया। अब ओपन से पहले ये पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड यदि हम गलत एक बार डालें तो गलत डालने पे नहीं खुलेगा। इस बार मैं गलत डाल रहा हूँ। ठीक है, सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए, इनकरेक्ट पासवर्ड लिख दिया। अब इनकरेक्ट पासवर्ड लिख दिया तो इस बार सही डाल ले रहे हैं। इस बार सही डाला हूं, इस बार खुलना चाहिए। देखिए दोस्तों, खुल गया। जैसे ही क्लिक किया खुल गया। अब मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से आपको डाउनलोड करके फिर से दिखा दूं कि पासवर्ड मांग रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, मैं डाउनलोड यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ये डाउनलोड हो गया फिर से, दूसरा फाइल जो अभी डाउनलोड किया। अब इसको ओपन भी फोल्डर कर ले रहा हूँ, शो इन फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे फोल्डर में शो हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे शो हो रहा है, जो अभी सिलेक्टेड है वही फाइल है। तो इसको ओपन कर ले रहा हूँ सिंपली। देखिए, ओपन करने से पहले पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड यहाँ पे मैं एक बार पहले बार गलत डाल दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पासवर्ड मैं इस बार गलत डाला हूँ। देखिए, यहाँ पे एक मैसेज आ गया, इनवैलिड पासवर्ड। इनवैलिड पासवर्ड आ गया। अब इस बार सही डाल करके देख रहा हूँ। इस बार पासवर्ड मैं सही डाला हूँ। देखिए दोस्तों, सही पासवर्ड डाला, खुल गया। ठीक है, तो ऐसे आप पासवर्ड डाल सकते हैं पीडीएफ को जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं। अब मैं वेबसाइट पे चलता हूँ।
यहाँ पे आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बार अभी ये फाइल कन्वर्ट हो चुका है। मैं इस बार एक बार बैक जा रहा हूँ, कुछ फंक्शन और चेंज कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप इस पे क्लिक कर देंगे तो लॉक फॉर प्रिंटिंग के लिए भी लॉक हो जाएगा, यहाँ पे लॉक फॉर कॉपिंग के लिए भी हो जाएगा, यहाँ लॉक फॉर मॉडिफाइंग के लिए भी लॉक हो जाएगा। उसके बाद कन्वर्ट कर देंगे तो ये सारी चीज में पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही सीख लिए कि कैसे पीडीएफ को लॉक किया जाए, कैसे हायर प्रोटेक्शन दिया जाए। तो दोस्तों, ये जो लॉक हो रहा है, ये आप कहीं पे सेंड कीजिएगा तो वहां पे भी पासवर्ड मांगेगा। जी हाँ, बिल्कुल ये प्रैक्टिकल है। ये कहीं पे भी आप शेयर करें, किसी भी फॉर्मेट पे आप शेयर करें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, वहां पे पासवर्ड मांगेगा ही मांगेगा। और पासवर्ड डालेंगे सही तभी खुलेगा। तो देखिए दोस्तों, इसका बेनिफिट क्या मिल जाता है कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, जो कोई दूसरे को दिखाना चाहते हैं, वही पर्सन देखे जो पासवर्ड जान रहा हो। तो इस तरह का आप काम कर सकते हैं, इस तरह से पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं पीडीएफ में। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बने रहें ऐसे ही। हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभय, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ इनस्क्रिप्टेड पासवर्ड को कैसे शो अप करें, जो भी पासवर्ड अनविजिबल है उसको कैसे देखें, जो भी पासवर्ड डॉटेड दिख रहा है उसको कैसे आप टेक्स्ट में देखें, या फिर कोई भी ब्राउज़र पे आप पासवर्ड को सेव करके रखे हैं, ऑटोमेटिक सेव करके रखे हैं, तो उस पासवर्ड को कैसे आप देखें यदि भूल गए हों या फिर आपको देखने की ज़रूरत है तो वो पासवर्ड को कैसे शो अप करें। ठीक है, मैं पहले एग्जांपल ले लेता हूँ, जीमेल का मैं ट्राई करता हूँ। पहले gmail.com खोल लेता हूँ। ठीक है, इंटर कर दिया। देखिए ये जीमेल खुल गई अकाउंट, इस पे पासवर्ड मांग रहा है। मैं पासवर्ड कुछ भी अभी डाल दे रहा हूँ। और इसको देखना है, इसको शो अप करना है, तो कैसे करें। तो देखिए ये पासवर्ड वाले सेक्शन में कर्सर को ले जा करके लेफ्ट क्लिक करें, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करें, उसके बाद इंस्पेक्टेड आएगा, इंस्पेक्टेड पे क्लिक करें, फिर से राइट क्लिक। इधर एक कोडिंग का विंडो खुलेगी, और ये कोडिंग पे जहाँ पे माउस की कर्सर ले जाएंगे वहाँ पे इधर दिखाएगी कि किस चीज़ का कोडिंग है। ठीक है, जहाँ पे भी कर्सर ले जा रहे हैं इसकी कोडिंग बता रहा है कि किस चीज़ का कोडिंग है। तो ये ऑटोमेटिक में इंस्क्रिप्टेड पासवर्ड पे क्लिक करके लेफ्ट राइट क्लिक किया था माउस को, तो यहाँ पे सिलेक्टेड है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड आ रहा है। तो इसको कैसे चेंज करें, ये टाइप जो दिख रहा है यहाँ पे टाइप पासवर्ड, इस पासवर्ड को एडिट कर लें। फिर से एक बार यहाँ पे माउस को कर्सर ले जा करके राइट क्लिक करें और आएगा एडिट एट्रीब्यूट पे क्लिक करके पासवर्ड को डिलीट करके TEXT टेक्स्ट लिख लें, और फिर माउस को कहीं पे ले जा करके इधर ले जा करके लेफ्ट क्लिक करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पासवर्ड था वो शो अप हो गया। ये पासवर्ड मैं डाला था, ये यहाँ पे दिखने लगा। फिर से मैं वापस चेंज कर दे रहा हूँ, टाइप में जा करके टेक्स्ट पे यहाँ पे राइट क्लिक किया माउस का, एडिट एट्रीब्यूट, और पासवर्ड डाल दे रहा हूँ PASSWORD। पासवर्ड डाल करके फिर कहीं पे माउस का कर्सर ले जा करके लेफ्ट क्लिक कर दें। यहाँ पे देखिए अनविजिबल हो गया, अब डॉटेड हो गई। ठीक है, अब इस कोडिंग विंडो को बंद कर दे रहे हैं। अब किसी दूसरा का एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ जो कि ब्राउजिंग में सेव करके पासवर्ड रखा हूँ। तो मैं खोल ले रहा हूँ facebook.com। ठीक है, ये फेसबुक लॉगिन वाला खोल, ये facebook.com लॉगिन की वेबसाइट आ गई, इस पे क्लिक कर ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, क्लिक करते ही ये सेव्ड पासवर्ड और यूजर आईडी आ गया, जो कि मैं ब्राउज़र पे सेव करके रखा हूँ, इसलिए ये ऑटोमेटिक डल गया हुआ है। तो अब ये पासवर्ड मैं भूल जाऊँ तो कैसे फाइंड आउट करूँ। ये देखिए नीचे पासवर्ड नहीं बता रहा है, ये बता रहा है यूजर आईडी, यूज पासवर्ड फॉर दिस। तो मैं इस पे माउस को ले करके राइट क्लिक कर रहा हूँ और फिर इंस्पेक्ट पे जा रहा हूँ। इंस्पेक्ट पे जाते ही इधर कोड खुलेगी, उस कोड में ये सिलेक्टेड रहेंगे, पासवर्ड के लिए ये एट्रीब्यूट है। तो ये पासवर्ड की एट्रीब्यूट है, तो इस पे टाइप जहाँ पे है उसमें पासवर्ड के जगह पे टेक्स्ट लिख दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पासवर्ड लिख रहा है, टाइप में पासवर्ड,
इसको राइट क्लिक करके एडिट एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे और पासवर्ड को टेक्स्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। और फिर माउस का कर्सर इधर ला करके क्लिक कर, देखिए दोस्तों यहाँ पे अब विजुअल है, ये जो पासवर्ड था वो विजुअल हो गया। तो फिर मैं इसको वापस चेंज कर दे रहा हूँ, एडिट एट्रीब्यूट पे जाकर के पासवर्ड लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर से इधर क्लिक कर ले रहा हूँ, देखिए अब यहाँ पे इंस्क्रिप्टेड हो गया, अब नहीं दिख रहा है पासवर्ड जो भी है, ये दूसरा चीज़ दिख रहा है, आईडी दिख रहा है, यूजर आईडी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भविष्य में इस चैनल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डलने वाले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं अभय बोल रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है RGPV शिवानी सोलवर यूट्यूब चैनल पे। आज देखने वाले हैं कैलेंडर। आज का 10 मिनट बहुत ही अहम है। 10 मिनट के बाद आप अपने आप को महसूस करेंगे कैलेंडर का ज्ञाता जैसा आप महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि आज ऐसा ट्रिकी मेथड से कैलेंडर सोल्व करने जा रहे हैं कि ये पूरा कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन हो 1 मिनट के अंदर आप सोल्व कर पाइएगा। किसी भी तारीख का डेट पता करना, दिन पता करना हो 1 मिनट के अंदर तुरंत कैलकुलेट कर पाइएगा। सिर्फ एक ट्रिकी विधि है जो कि आप कहीं भी लगा सकते हैं और 1 मिनट के अंदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलेंडर से क्वेश्चन है तो 1 मिनट के अंदर तुरंत आप सोल्व करके दे सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं कौन से कोड पे। ये पूरा मंथ लिखा हुआ है, मंथ का कोड में लिखने जा रहा हूं नीचे। जनवरी 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5। देखिए दोस्तों, ये कोड भी याद रखना बहुत ही आसान है। 0 जनवरी बाय डिफॉल्ट 0, 3 आप जोड़ेंगे तो 6 होगा। उसके बाद 1 और 1 4 जोड़ेंगे तो 5 के बाद 6 आता है, तो 1 4 5 और उसके बाद आगे वाला 6 आएगा। उसके बाद 25 10 35 होता है, तो 25 और अक्टूबर को 10 बोलते हैं, 10वां महीना, तो 25 और 10 जोड़ेंगे तो 35 आएगा। तो ये याद रखने की ट्रिक है, 10 का 0 लिया जाता है, ठीक है। अक्टूबर को 0 कोड होता है। उसी तरह से अब डेट का कोड लिखते हैं। डेट मॉन्डे 1 2 3 4 5 6 7 या 0, ठीक है। अब इसी कोड से पूरा सोल्व करेंगे। ये कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन डेट निकालना सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। 29 जनवरी 1987। देखिए इसको सोल्व करने का क्या तरीका है। सबसे पहले लेंगे 1900 से जो भी ऊपर है वो साल, 1900 के बाद तो 87 साल लेंगे, प्लस 87/4। ये 4 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि लीप ईयर चेक करने के लिए कि कौन सा लीप ईयर है। और ये जो 4 से डिवाइड करेंगे ना, इसका इंटीजर पार्ट ही लिया जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं इंटीजर पार्ट कैसे लेते हैं। उसके बाद ये डेट 29 तारीख, 29 ऐड करेंगे। उसके बाद जनवरी का कोड 0 है तो 0 कर दिए, ठीक है। अब देखिए ये जो है इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 21.75 आ रहा है, तो इसको लेंगे सिर्फ 21 ही लेकर के जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको 21 ले लेते हैं। 87 + 21 + 29, 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये टोटल को ऐड करेंगे तो 137 आएगा। 137 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि पूरा वीक में 7 डे होते हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही देखेंगे यहां से कि कौन सा डे हो। तो 7 से डिवाइड करेंगे ना तो ये 133 पूर्ण रूप से कट जाता है। उसके बाद बचता है 4 रिमाइंडर, ठीक है। 19 मरतबे 19 बार में 133 आता है। उसके बाद 4 रिमाइंडर बचता है। 4 रिमाइंडर से डायरेक्ट देखे यहाँ पे तो ये आ रहा है थर्सडे डे होगा। 29 जनवरी को थर्सडे डे होगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। 2 जून 1947, ठीक है। तो लेंगे 47 + 47/4 + 2 तारीख प्लस जून का कोड 4 है,
टोटल ऐड करेंगे, इसको यदि डिवाइड करेंगे तो ये 11.75 आएगा, ठीक है। तो सिर्फ 11 लेंगे, तो 47 प्लस 11 प्लस 2 प्लस 4, इसको टोटल को ऐड करेंगे तो ये आएगा 64 आएगा। 64 को यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 63 कट जाएगा, मतलब 1 रिमाइंडर बचेगा। 1 रिमाइंडर से मंडे डेट आएगा, तो 2 जून 1947 को मंडे रहा होगा। अब वेरीफाई करने के लिए कैलेंडर चेक कर सकते हैं, कैलेंडर को देख सकते हैं, 2 जून 1947 को मंडे ही होगा, ठीक है। उसके बाद अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 15 अगस्त 1947, जिस दिन देश आजाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, 47 यही तरीका है, 47 प्लस 47/4 प्लस डेट 15 तारीख प्लस अगस्त का कोड है 2। अब टोटल को जोड़ देंगे, ये डिवाइड करने पे आ रहा है 11.75, तो 11 लेंगे, तो 47 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 2, इसको टोटल को ऐड करेंगे तो आएगा 75। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, वीक के कारण 7 से डिवाइड करेंगे तो 10 मरतबे कटेगा 70, 10 मरतबे 7 दाएं 70, तो 5 आ जाएगा रिमाइंडर। 5 रिमाइंडर आया तो 5 से फ्राइडे दिन होगा। 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे रहा होगा, आप देख सकते हैं। इसको रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेने से पहले बता देते हैं कि लीप ईयर उसको कहते हैं जो 4 से डिविजिबल हो, और यदि कोई साल ऐसा हो जो कि 100 के मल्टीपल हो, उसको 400 से भी डिवाइड करके देखना होगा, तभी वो लीप ईयर कहलाएगा। यदि कोई साल 100 से मल्टीपल हो और वो 400 से डिविजिबल नहीं हो तो वो लीप ईयर नहीं कहलाएगा। जैसे 500 साल 400 से डिविजिबल नहीं है, पूर्ण रूप से डिविजिबल नहीं है, तो वो 500 साल जो है वो लीप ईयर नहीं होगा। उसी तरह से 600 साल भी लीप ईयर नहीं है, लेकिन ये 4 से डिविजिबल है फिर भी लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर चेक करने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। यदि 100 के मल्टीपल है तो उसको 400 से डिवाइड करना होगा, और 4 से भी। यदि दोनों से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा, और ऐसे जो 100 के मल्टीपल नहीं है उसको सिर्फ 4 से डिवाइड करेंगे और पूर्ण रूप से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा। समझ रहे हैं? जैसे 4 जो 100 से मल्टीपल है उसको सिर्फ चेक करना है 400 से डिवाइड करके, और जो 100 के मल्टीपल नहीं है उसको सिर्फ 4 से डिवाइड करके देखेंगे। यदि पूर्ण रूप से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर कहलाएगा। तो अब आते हैं, ये जो फंडा अभी जो भी सोल्व किए वो लीप ईयर में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा संयम बरतना होगा। लीप ईयर के केस में, लीप ईयर के केस में क्या करना होता है, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, 2 फरवरी 2000, ठीक है। 2000 लीप ईयर है क्योंकि 4 से भी डिविजिबल है, 400 से भी डिविजिबल, तो ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर में अब देखते हैं, ये जो लिया जाता है 1900 के बाद कितना है 100, तो यहाँ टोटल 100 लिया जाएगा, प्लस 100/4 अभी बताए थे जो साल होता है 1987 था, तो 1987 लेते थे, 87 को 4 से डिवाइड करते थे। 1900 से अभी 100 ज्यादा है तो 100 लिए, 100/4 किए, प्लस 2 यहाँ 2 किए, ये डेट, फरवरी का कोड 3। उसके बाद ये लीप ईयर है। लीप ईयर में यदि 29 फरवरी से पीछे का कैलकुलेट कर रहे हैं, 29 फरवरी से पीछे का, तब एक -1 करना होगा, और यदि 29 फरवरी के बाद कर रहे हैं, लीप ईयर के केस में 29 फरवरी के बाद कर रहे हैं कैलकुलेट, तो सिंपल पिछले वाला तरीका, कोई माइनस नहीं करना होगा। सिर्फ लीप ईयर के केस में 29 फरवरी से पीछे और 1 जनवरी से आगे, 29 फरवरी और 1 जनवरी के बीच में यदि कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये होगा 100 प्लस ये 25, इसमें इंटीजर ही आ रहा है, फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, तो इंटीजर पूरा लिया जाएगा, ठीक है। 2 मतलब पॉइंट के बाद कुछ आ ही नहीं रहा है तो 25 लिया जाएगा, ठीक है, प्लस 3 में से 1 गया 2, इसको टोटल ऐड करेंगे तो ये आएगा 129। 129 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, रिमाइंडर 3 मतलब वेडनेसडे, यही आएगा 2 फरवरी 2000, ठीक है।
इसको रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको हटा रहा हूं, एक और एग्जांपल ले रहा हूं फाइनली लीप ईयर के केस में। 15 फरवरी 2016, ठीक है, 15 फरवरी 2016। तो 2016 के लिए कितना लेना होगा? 116। क्यों? क्योंकि 1900 से 116 ज्यादा है। 116 प्लस 116/4 प्लस 15 जो डेट है, फरवरी का कोड 3, और ये लीप ईयर 29 फरवरी से पीछे है, लीप ईयर भी है और 29 फरवरी से पीछे है। इसको लीप ईयर चेक करने के लिए सिर्फ 4 से डिवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि ये 100 के मल्टीपल नहीं है, तो सिर्फ इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये लीप ईयर है। अब लीप ईयर है और 29 फरवरी से पीछे का चेक कर रहे हैं, इसलिए -1 करना होगा। यदि 29 फरवरी के बाद करते तो ये नहीं करते, लीप ईयर हो या कुछ भी हो, 29 फरवरी के बाद हो तो सिंपली यहां तक रहता, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 162/7 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। रिमाइंडर 1 आया तो मंडे, ठीक है। ये 7 से डिवाइड करेंगे तो 161 पूर्ण रूप से कट रहा है, उसके बाद 1 रिमाइंडर आ रहा है तो मंडे डेट होगा, ठीक है। 15 फरवरी 2016 मंडे डेट होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। 10 जनवरी 1996, 10 जनवरी 1996 इसको कैलकुलेट करते हैं। ये भी लीप ईयर है क्योंकि 100 के मल्टीपल नहीं है, तो सिर्फ 4 से डिवाइड करेंगे तो ये लीप ईयर है। पूर्ण रूप से 4 से डिवाइड करेंगे तो पूर्ण रूप से कट जाता है, तो ये लीप ईयर कहलाएगा। और ये 29 फरवरी से पहले है और लीप ईयर के केस है, तो 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 96 प्लस 96/4 प्लस 10, और जनवरी है तो 0 कोड जनवरी का, और -1 वो लीप ईयर के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो है 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 24 आएगा, ठीक है। तो 96 प्लस 24 प्लस 10 -1 ये आएगा रिजल्ट इसका 129/7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3 मतलब वेडनेसडे। थैंक यू दोस्तों, यही था मेन कैलेंडर। देख रहे हैं 1 मिनट से बिल्कुल 30 सेकंड या 30 सेकंड लगता होगा सोल्व करने में। आप किसी भी डेट कहीं भी निकाल सकते हो। 1900 के बाद, 1900 के पहले यदि कैलकुलेट करना हो तो दूसरा ट्रिक है, 1800 या कुछ भी कैलकुलेट करना। 1900 के बाद के लिए ये ट्रिक है पूरा, 1 मिनट से अंदर आप कैलकुलेट कर। ये जितना भी ज्वाइनिंग है बाहर वो निगेटिव है। एक बल्ब दूसरे बल्ब के निगेटिव से जुड़ा हुआ है जो बाहर वाला है, और ये अंदर है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। उसके बाद 2 वायर निकला, दोनों वायर को मैं कनेक्ट कर दिया हूँ, एक वायर को पूरा पॉजिटिव से, एक वायर को पूरा निगेटिव से, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं अभय, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरजीपीवी शिवानी सोलर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं जो ये बॉक्स दिखा रहा हूँ इसमें लुमिनस का इन्वर्टर है, वो 1150 वाट का इन्वर्टर है, और ये इन्वर्टर का नाम है शक्ति चार्ज प्लस 1150, ठीक है। तो मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ और उसके बाद इसमें क्या फंक्शनैलिटी है और क्या फीचर है ये सारा चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों, इसको कार्टून में से निकालना बहुत मुश्किल है। इसको सबसे पहले पलट लेता हूं और उसके बाद कार्टून को ही निकाल दूंगा, क्योंकि बहुत वजन होता है 1150 वाट इन्वर्टर का। तो इस कार्टून के अंदर अब कुछ नहीं है, जो इन्वर्टर था ये सारा चीज ये है यहाँ पे। इसको मैं तो दोस्तों, मैं जो दुकान से परचेज किया हूँ उसका ये बिल है, इसका ये डेट यहाँ पे लिखा हुआ है और ये बिल है टोटल। इसमें लिखा हुआ है लुमिनस 1150
ये शक्ति चार्ज प्लस 1 पीस है। इसका प्राइस जो मुझे मार्केट में पड़ा है वो 5600 रुपया 5600 रुपया पड़ा है 1150 वाट इन्वर्टर का। ठीक है, तो इसका अंदर का एक कार्ड वारंटी कार्ड रहता है, इसका 2 साल वारंटी है, जो 2 साल फुल रिप्लेसमेंट होता है, या फिर घर पे आकर के आपको होम सर्विस, आपका कोई भी फॉल्ट होता है इन्वर्टर में तो घर पे आकर के ठीक करेगा। तो दोस्तों इसके अंदर गारंटी कार्ड होगा, उस कार्ड पे नंबर लिखा रहता है, नंबर पे कॉल करिएगा तो एक सर्विसमैन आएगा और घर पे आकर के पूरा ठीक करेगा। कभी भी फॉल्ट होगा तो या फिर कोई भी दिक्कत होगा तो 2 साल के अंदर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चीज इसका ठीक करके वो जाएगा। ठीक है, तो आपको कॉल करना होगा, उस नंबर पे टोल फ्री नंबर रहता है, आप कॉल करते ही 1 दिन के बाद वो नेक्स्ट डे आपके यहाँ आकर के ठीक कर दिया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये गारंटी कार्ड दिया हुआ है अंदर और इस पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। आपको फोन करके सर्विसमैन को बुलाने के लिए इसी नंबर पे कॉल करना होगा, टोल फ्री नंबर रहता है। नेक्स्ट डे पे सर्विसमैन आ जाएगा और कोई भी फॉल्ट होगा तो वो ठीक करके जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट 2 साल के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो डीसी सप्लाई का जो वायर है ये बहुत मोटा वायर है, ये 10 SQMM का वायर है। दोनों वायर 10 SQMM का है। ये जो है ब्लैक फेज का है और ये रेड फेज। ये जो जाएगा वो ब्लैक फेज, बैटरी के ब्लैक फेज से ज्वाइन होगा और ये रेड फेज मींस प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो ये बैटरी से डायरेक्ट ज्वाइन होगा और ये एसी सप्लाई दिया जाएगा। ये 220 वोल्ट जो घर में आता है वो सप्लाई इससे दिया जाएगा और इसके इन्वर्टर के अंदर ये इनपुट होगा इस वायर के सहायता से। और यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे 3 पिन प्लग, इससे आपको आउटपुट मिलेगा जो 230 वोल्ट आउटपुट मिलेगा जो आप घर में सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके बाद आपको यहाँ पे स्विचेस दिया हुआ है, सबके बारे में एक एक करके बताता हूँ जूम करके। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 स्विच लगा हुआ है। सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है इको और यूपीएस, उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे बैटरी टाइप, जो बीच में है वो बैटरी टाइप का स्विच लगा हुआ है। और ये नीचे जो है ये चार्जिंग करंट किस तरह का देना है उसके लिए स्विच लगा हुआ है। तो सबसे नीचे जो है उसको मैं बता दे रहा हूँ, चार्जिंग करंट जो है इधर लिखा हुआ है हाई और लो। इससे तो सीधा क्लियर होता है कि इधर यदि हाई की तरफ करेंगे तो हाई चार्जिंग करंट मिलेगा और इधर लो की तरफ करेंगे तो लो चार्जिंग करंट मिलेगा। मतलब फास्ट चार्जिंग करना है तो हाई पे लगाना होगा, यदि स्लो चार्ज करना है तो लो पे लगाना होगा। तो इसका सिंपल सा फंडा है। उसके बाद ऊपर वाला बताता हूँ, यूपीएस और इको मोड। ठीक है, इधर साइड है यूपीएस और उधर साइड है इको मोड। तो सबसे पहले मैं यूपीएस को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यूपीएस उस डिवाइस के लिए है जो माइक्रो सेकेंड के लिए भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी उसमें करंट जाना चाहिए। जैसे लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया या फिर प्रिंटर हो गया, प्रिंट आप कर रहे हैं, प्रिंटर का उसमें से कागज निकल रहा है प्रिंटर मशीन से और ये 1 सेकंड के लिए पावर कट हो गया तो वो बीच में ब्रेक हो जाएगा तो वो कागज आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यूपीएस मोड आप लगा करके रखेंगे तो माइक्रो सेकेंड के लिए भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कंटिन्यूटी इसका करंट जाएगा। जैसे पावर कटेगा, बिजली कट जाएगा इससे, तो ये बैटरी से ऑटोमेटिक देने लगेगा करंट और उसमें माइक्रो सेकेंड भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इसलिए ये कंप्यूटर लैपटॉप के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कंप्यूटर लैपटॉप कभी भी हल्का सा भी पावर कट होने से बंद हो जाएगा, लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा, फिर से उसको रीस्टार्ट या ऑन करना होगा। ठीक है, यदि बैटरी पे लैपटॉप नहीं चल रहा है, डायरेक्ट इस पे चल रहा है तो। और कंप्यूटर यदि बैटरी पे नहीं चल रहा है तो डायरेक्ट इस पे चल रहा है तो उसमें कंटिन्यूटी करंट होना चाहिए, इसलिए यूपीएस मोड में रहना चाहिए। और यूपीएस मोड एक और सुविधा देता है कि यदि आपका घर का वोल्टेज, जो बिजली कनेक्शन से वोल्टेज आ रहा है वो 180 या 150 से कम हो जाता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे यूपीएस मोड बैटरी से ये देने लगता है 180 वोल्ट से ज्यादा 220 वोल्ट ये सप्लाई करने लगेगा, बिजली को कट कर देगा, बैटरी से सप्लाई देने लगेगा। यदि आपके घर में 180 वोल्ट से नीचे या फिर किसी इन्वर्टर में 150 वोल्ट से यदि नीचे होता है तो वो डायरेक्ट बैटरी से सप्लाई देने लगता है और वो लैपटॉप या कोई भी डिवाइस आप जोड़े हुए हैं उसको घाटा नहीं होगा या खराब नहीं होगा, क्योंकि 180 वोल्ट या 150 वोल्ट से नीचे जाएगा तो वो चलने में दिक्कत हो जाएगा उस डिवाइस को। तो इसलिए ये बैटरी से सप्लाई देने लगता है यूपीएस मोड यदि आप करके रखेंगे तो। और यदि आप इको मोड करके रख रहे हैं तो आपके घर में 100 वोल्ट से नीचे होगा तब आपका बैटरी से सप्लाई मिलेगा। यदि 100 से ऊपर है या 120 वोल्ट से ऊपर है तो ये डायरेक्ट बिजली से आपको सप्लाई देगा घर में। और यदि 100 से भी नीचे आ गया, इसमें वोल्ट दे रहे हैं करंट बिजली का, तो ये 100 से भी नीचे होगा तो आपको ये डायरेक्ट बैटरी से लेने लग जाएगा। ठीक है, तो ये इको मोड आप लगा करके रखें घर में, क्योंकि घर में हमेशा 100 से ज्यादा ही वोल्टेज रहता है तो वो डायरेक्ट आपका बैटरी चार्ज करेगा। इको मोड में यदि 100 वोल्ट से नीचे हो गया तो बैटरी चार्ज करना भी बंद कर देगा, क्योंकि ये बैटरी से सप्लाई लेने लगेगा, बैटरी से आपका घर में सप्लाई जाएगा तो बैटरी चार्ज भी नहीं होगा और डिस्चार्ज होगा जहां तक।
तो इसलिए इको मोड लगा करके रखें, क्योंकि 100 वोल्ट से जब नीचे होगा तभी बैटरी से सप्लाई लेगा, ठीक है। तो इको मोड हमेशा यूज करें। यूपीएस मोड तभी यूज करें जब लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर प्रिंटर या ऐसा डिवाइस यूज कर रहे हैं जो माइक्रो सेकेंड के लिए भी डिस्टर्बेंस ना हो, उस डिवाइस में ये यूपीएस यूज करें, ठीक है। और बीच वाला मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे टाइप दिया हुआ है बैटरी टाइप। बैटरी टाइप यहाँ पे 4 सेक्शन दिया हुआ है, ये 4 तरफ ये डाइवर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है ट्यूबुलर बैटरी, TUB लिखा हुआ है, ट्यूबुलर बैटरी। जो ट्यूबुलर बैटरी वो टाइप का बैटरी होता है जो आप घरेलू यूज के लिए लगाते हैं, जिसमें ट्यूब की तरह प्लेट लगा रहता है, और वो ट्यूबुलर बैटरी हमेशा यूज होता है। घर में आप इन्वर्टर लगाते हैं तो ट्यूबुलर बैटरी जो बड़ा बैटरी रहता है जिसमें ऊपर वाटर इंडिकेटर लगा रहता है, वो ट्यूबुलर बैटरी होता है। फ्लैट बैटरी वो होता है जो ट्रैक्टर, कार ये सब में लगता है, वो फ्लैट बैटरी होता है। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, एक बार देखिए दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ फ्लैट बैटरी रखा हुआ है जिसमें वाटर आपको डालना पड़ता है, और ये फ्लैट बैटरी है। ये नीचे वाला ट्रैक्टर का बैटरी है, ऊपर वाला कार का बैटरी है, और ये बाइक का बैटरी है। तो ये सब फ्लैट बैटरी है। उसके बाद फ्लैट बैटरी के बाद लिखा हुआ है SMF बैटरी। SMF बैटरी क्या होता है दोस्त, मैं बता दे रहा हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं मोबाइल में बता रहा हूँ। SMF बैटरी ये इस टाइप का बैटरी रहता है जिसमें आपको वाटर नहीं, नो मेंटेनेंस चार्ज, मतलब मेंटेनेंस नहीं करना होता है, इसमें वाटर नहीं डालना होता है। ये एक बार आता है, वो हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं, चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ये होता है SMF बैटरी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है LOC, मतलब लोकल बैटरी, जो वो कंपनी से नहीं बना हुआ, कोई आदमी बनाता है या फिर कोई भी दुकानदार बना करके बेचता है, वो लोकल बैटरी हो गया। तो लोकल बैटरी आप लगा रहे हैं तो सबसे नीचे सेट कर दीजिए इधर साइड, राइट साइड, तो लोकल बैटरी के लिए हो गया। उसके एक सेक्शन इधर तो SMF बैटरी, उसके बाद फ्लैट बैटरी, और सबसे इधर ट्यूबुलर बैटरी। तो यदि आप ट्यूबुलर बैटरी यूज कर रहे हैं तो ट्यूबुलर बैटरी पे आप लगा करके रखें, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कूलिंग फैन लगा हुआ है, और ये स्विच हो गया, और ये आउटपुट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 पिन प्लग, और ये रीसेट बटन है। यहाँ पे देख सकते हैं ये रीसेट बटन है, तो ये आप इससे रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद ये सप्लाई यहाँ पे दे सकते हैं, ये भी काफी मोटा वायर है। तो आइए दोस्तों, एक बार मैं फ्रंट का समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे फ्रंट साइड में दिखा रहा हूँ ल्यूमिनस का 1150 वाट का ये इन्वर्टर है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पावर की है, इससे आप ऑफ भी कर सकते हैं या फिर यूपीएस मोड से इको मोड को चेंज कर सकते हैं। यदि इसको प्रेस करके 3 सेकंड तक रखे रहिएगा तो इको मोड से यूपीएस मोड हो जाएगा, और यदि यूपीएस मोड है तो फिर से 3 सेकंड तक प्रेस करके रखिएगा तो इको मोड में हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इको मोड है, ये यूपीएस मोड है, ठीक है। उसके बाद ये चार्जिंग का सिंबल है, चार्जिंग यदि होते रहेगा तो ये चार्जिंग वाला लाइट, ग्रीन लाइट जल जाएगा। उसके बाद ये मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई आप बिजली का इसमें सप्लाई दे दीजिएगा 220 वोल्ट या 230 वोल्ट, तो ये मेन सप्लाई जलता रहेगा। उसके बाद बैटरी का ज्वाइनिंग कर दीजिएगा, तो यहाँ पे बैटरी जब चार्जिंग होते रहेगा तो ये जलेगा, और यदि बैटरी फुल चार्ज हो जाता है तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। उसके बाद इको मोड में आप सेलेक्ट करके रखें तो ये लाइट जलेगा। यूपीएस मोड में सेलेक्ट करके रखें तो ये उजला लाइट जलेगा, इसमें ग्रीन नहीं जलेगा, ये तीनों ग्रीन जलता है। और यदि आपका लो बैटरी है तो ये जलेगा, बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो रेड कलर का ये जलेगा, ठीक है। और यदि बैटरी आपका है, चार्ज है, तो ये नहीं जलेगा, ठीक है। और ये डिस्चार्ज हो गया बैटरी तो ये आवाज करेगा, और लो बैटरी और रेड सिग्नल यहाँ पे जलने लगेगा। उसके बाद ओवरलोड है, तो यहाँ पे ओवरलोड का सिंबल दिया हुआ है। यदि आप 1150 वाट से ज्यादा इसमें जोड़ देते हैं, ये इन्वर्टर 1150 वाट का है, तो इसके लिए 1150 वाट से ज्यादा यदि जोड़ेंगे सप्लाई, मतलब कोई भी डिवाइस जोड़ेंगे 1150 वाट से ज्यादा, तो यहाँ पे ओवरलोड हो जाएगा, ये बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे रिवर्स दिया हुआ है, रिवर्स सिंबल, मतलब रिवर्स पोलैरिटी में बैटरी जोड़ देते हैं तो ये सिंबल इंडिकेट करने लगेगा, ठीक है। और ये पावर ऑन ऑफ का है, और ये इससे इको और यूपीएस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ज्वाइनिंग करते हैं बैटरी के साथ। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे टच हो रहा है, इन्वर्टर आवाज दे रहा है, और यहाँ पे सप्लाई मिल जा रहा है। अब इसको मैं टाइट कर ले रहा हूं एक बार अच्छा से। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से टाइट से फिटिंग कर लिया हूं। अब मैं इसको ऑन करता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑन सप्लाई देता हूं। ये देखिए दोस्तों, ऑन करते ही मेन सप्लाई यहाँ पे इंडिकेट करने लगा। उसके बाद यहाँ पे चार्जिंग का इंडिकेशन चालू हो गया है। अभी चार्जिंग बैटरी ले रहा है, चार्जिंग हो रहा है, यहाँ पे मेन सप्लाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसको जैसे ही ऑन करूंगा
यहाँ पे इको मोड इंडिकेट करने लगा है, इको मोड पे है। और तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूपीएस इंडिकेशन जल रहा है, यूपीएस मोड में किया हुआ है। तो और मैं एक बार यहाँ पे इको मोड कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इको मोड में जैसे ही इको मोड कर रहा हूँ, इको मोड का इंडिकेशन ग्रीन कलर का होता है, यूपीएस का व्हाइट कलर का, ठीक है। और ये इसमें आवाज भी कर देता है यदि आप मोड चेंज करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे चार्जिंग, सप्लाई, ये सारा चीज सिस्टम हो गया है। अब यहाँ पे घर में इन्वर्टर का आनंद ले पाइएगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभय बोल रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरजीपीवी शिवानी सोलवर यूट्यूब चैनल पे। आज देखने वाले हैं कैलेंडर। आज का 10 मिनट बहुत ही अहम है। 10 मिनट के बाद आप अपने आप को महसूस करेंगे कैलेंडर का ज्ञाता जैसा आप महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि आज ऐसा ट्रिकी मेथड से कैलेंडर सोल्व करने जा रहे हैं कि ये कैलेंडर, पूरा कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन हो 1 मिनट के अंदर आप सोल्व कर पाइएगा। किसी भी तारीख का डेट पता करना, दिन पता करना हो, 1 मिनट के अंदर तुरंत कैलकुलेट कर पाइएगा। सिर्फ एक ट्रिकी विधि है जो कि आप कहीं भी लगा सकते हैं और 1 मिनट के अंदर, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलेंडर से क्वेश्चन है तो 1 मिनट के अंदर तुरंत आप सोल्व करके दे सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं कौन से कोड पे। ये पूरा मंथ लिखा हुआ है, मंथ का कोड में लिखने जा रहा हूं नीचे। जनवरी 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5। देखिए दोस्तों, ये कोड भी याद रखना बहुत ही आसान है। 0 जनवरी बाय डिफॉल्ट 0, 3 3 आप जोड़ेंगे तो 6 होगा। उसके बाद 1 और 5 4 1 4 जोड़ेंगे तो 5 5 के बाद 6 आता है, तो 1 4 5 और उसके बाद आगे वाला 6 आएगा। उसके बाद 25 25 10 35 होता है, तो 25 और अक्टूबर को 10 बोलते हैं, 10वां महीना, तो 25 और 10 जोड़ेंगे तो 35 आएगा। तो ये याद रखने की ट्रिक है। 10 का 0 लिया जाता है, ठीक है। अक्टूबर को 0 कोड होता है। उसी तरह से अब डेट का कोड लिखते हैं। डेट मॉन्डे 1 2 3 4 5 6 7 या 0, ठीक है। अब इसी कोड से पूरा सोल्व करेंगे। ये कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन, डेट निकालना सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। 29 जनवरी 1987। देखिए, इसको सोल्व करने का क्या तरीका है। सबसे पहले लेंगे 1900 से जो भी ऊपर है वो साल, 1900 के बाद तो 87 साल लेंगे, प्लस 87/4। ये 4 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि लीप ईयर चेक करने के लिए कि कौन सा लीप ईयर है। और ये जो 4 से डिवाइड करेंगे ना, इसका इंटीजर पार्ट ही लिया जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं इंटीजर पार्ट कैसे लेते हैं। उसके बाद ये डेट 29 तारीख, 29 ऐड करेंगे। उसके बाद जनवरी का कोड, जनवरी का कोड 0 है तो 0 कर दिए, ठीक है। अब देखिए, ये जो है इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 21.75। 21.75 आ रहा है, तो इसको लेंगे सिर्फ 21 ही लेकर के जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको 21 ले लेते हैं। 87 + 21 + 29, 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये टोटल को ऐड करेंगे तो 137 आएगा। 137 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि पूरा वीक में 7 डे होते हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही देखेंगे यहाँ से कि कौन सा डे हो। तो 7 से डिवाइड करेंगे ना तो ये 133 पूर्ण रूप से कट जाता है। उसके बाद बचता है 4 रिमाइंडर, ठीक है। 19 मरतबे, 19 बार में 133 आता है। उसके बाद 4 रिमाइंडर बचता है। 4 रिमाइंडर से डायरेक्ट देखे यहाँ पे तो ये आ रहा है थर्सडे डे होगा। 29 जनवरी को थर्सडे डे होगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। 2 जून 1947, ठीक है। तो लेंगे 47 + 47/4 + 2 तारीख प्लस जून का कोड 4 है। टोटल ऐड करेंगे। इसको यदि डिवाइड करेंगे तो ये 11.75 आएगा, ठीक है। तो सिर्फ 11 लेंगे तो 47 + 11 + 2 + 4, इसको टोटल को ऐड करेंगे तो ये आएगा 64 आएगा। 64 को यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 63 कट जाएगा, मतलब 1 रिमाइंडर बचेगा।
1 रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर से मंडे डेट आएगा, तो 2 जून 1947 को मंडे रहा होगा। अब वेरीफाई करने के लिए कैलेंडर चेक कर सकते हैं, कैलेंडर को देख सकते हैं, 2 जून 1947 को मंडे ही होगा। ठीक है, उसके बाद अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 15 अगस्त 1947, जिस दिन देश आजाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, 47 यही तरीका है, 47 प्लस 47/4 प्लस डेट 15 तारीख प्लस अगस्त का कोड है 2। अब टोटल को जोड़ देंगे, ये डिवाइड करने पे आ रहा है 11.75, तो 11 लेंगे, तो 47 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 2, इसको टोटल को ऐड करेंगे तो आएगा 75। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, वीक के कारण 7 से डिवाइड करेंगे तो 10 मरतबे कटेगा 70, 10 मरतबे 7 दाएं 70, तो 5 आ जाएगा रिमाइंडर, 5 रिमाइंडर आया तो 5 से फ्राइडे दिन होगा, 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे रहा होगा। आप देख सकते हैं, इसको रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेने से पहले बता देते हैं कि लीप ईयर उसको कहते हैं जो 4 से डिविजिबल हो, और यदि कोई साल ऐसा हो जो कि 100 के मल्टीपल हो, उसको 400 से भी डिवाइड करके देखना होगा, तभी वो लीप ईयर कहलाएगा। यदि कोई साल 100 से मल्टीपल हो और वो 400 से डिविजिबल नहीं हो तो वो लीप ईयर नहीं कहलाएगा। जैसे 500 साल 400 से डिविजिबल नहीं है, पूर्ण रूप से डिविजिबल नहीं है, तो वो 500 साल जो है वो लीप ईयर नहीं होगा। उसी तरह से 600 साल भी लीप ईयर नहीं है, लेकिन ये 4 से डिविजिबल है, फिर भी लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर चेक करने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। यदि 100 के मल्टीपल है तो उसको 400 से डिवाइड करना होगा, और 4 से भी। यदि दोनों से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा, और ऐसे जो 100 के मल्टीपल नहीं है उसको सिर्फ 4 से डिवाइड करेंगे और पूर्ण रूप से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा। समझ रहे हैं? जैसे 4 जो 100 से मल्टीपल है उसको सिर्फ चेक करना है 400 से डिवाइड करके, और जो 100 के मल्टीपल नहीं है उसको सिर्फ 4 से डिवाइड करके देखेंगे, यदि पूर्ण रूप से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर कहलाएगा। तो अब आते हैं, ये जो फंडा अभी जो भी सोल्व किए वो लीप ईयर में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा संयम बरतना होगा। लीप ईयर के केस में, लीप ईयर के केस में क्या करना होता है, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, 2 फरवरी 2000, ठीक है, 2000 लीप ईयर है, क्योंकि 4 से भी डिविजिबल है, 400 से भी डिविजिबल, तो ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर में अब देखते हैं, ये जो लिया जाता है 1900 के बाद कितना है 100, तो यहाँ टोटल 100 लिया जाएगा, प्लस 100/4 अभी बताए थे, जो साल होता है 1987 था तो 1987 लेते थे, 87 को 4 से डिवाइड करते थे। 1900 से अभी 100 ज्यादा है तो 100 लिए, 100/4 किए, प्लस 2 यहाँ 2 किए, ये डेट, फरवरी का कोड 3। उसके बाद ये लीप ईयर है। लीप ईयर में यदि 29 फरवरी से पीछे का कैलकुलेट कर रहे हैं, 29 फरवरी से पीछे का, तब एक -1 करना होगा, और यदि 29 फरवरी के बाद कर रहे हैं, लीप ईयर के केस में 29 फरवरी के बाद कर रहे हैं कैलकुलेट, तो सिंपल पिछले वाला तरीका, कोई माइनस नहीं करना होगा। सिर्फ लीप ईयर के केस में 29 फरवरी से पीछे और 1 जनवरी से आगे, 29 फरवरी और 1 जनवरी के बीच में यदि कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये होगा 100 प्लस ये 25, इसमें इंटीजर ही आ रहा है, फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, तो इंटीजर पूरा लिया जाएगा। ठीक है, 2 मतलब पॉइंट के बाद कुछ आ ही नहीं रहा है तो 25 लिया जाएगा। ठीक है, प्लस 3 में से 1 गया 2, इसको टोटल ऐड करेंगे तो ये आएगा 129। 129 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये बचेगा रिमाइंडर 3 बचेगा, रिमाइंडर 3 मतलब वेडनेसडे, यही आएगा 2 फरवरी 2000। ठीक है, इसको रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको हटा रहा हूं, एक और एग्जांपल ले रहा हूं फाइनली लीप ईयर के केस में, 15 फरवरी 2016। ठीक है, 15 फरवरी 2016, तो 2016 के लिए कितना लेना होगा 116, क्यों? क्योंकि 1900 से 116 ज्यादा है,
116 प्लस 116/4 प्लस 15 जो डेट है, फरवरी का कोड 3, और ये लीप ईयर 29 फरवरी से पीछे है, लीप ईयर भी है और 29 फरवरी से पीछे है। इसको लीप ईयर चेक करने के लिए सिर्फ 4 से डिवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि ये 100 के मल्टीपल नहीं है, तो सिर्फ इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये लीप ईयर है। अब लीप ईयर है और 29 फरवरी से पीछे का चेक कर रहे हैं, इसलिए -1 करना होगा। यदि 29 फरवरी के बाद करते तो ये नहीं करते, लीप ईयर हो या कुछ भी हो, 29 फरवरी के बाद हो तो सिंपली यहां तक रहता। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 162/7 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, रिमाइंडर 1 आया तो मंडे। ठीक है, ये 7 से डिवाइड करेंगे तो 161 पूर्ण रूप से कट रहा है, उसके बाद 1 रिमाइंडर आ रहा है तो मंडे डेट होगा। ठीक है, 15 फरवरी 2016 मंडे डेट होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जनवरी 1996, 10 जनवरी 1996 इसको कैलकुलेट करते हैं। ये भी लीप ईयर है, क्योंकि 100 के मल्टीपल नहीं है तो सिर्फ 4 से डिवाइड करेंगे तो ये लीप ईयर है। पूर्ण रूप से 4 से डिवाइड करेंगे तो पूर्ण रूप से कट जाता है, तो ये लीप ईयर कहलाएगा। और ये 29 फरवरी से पहले है और लीप ईयर के केस है तो 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 96 प्लस 96/4 प्लस 10, और जनवरी है तो 0 जनवरी का, और -1 वो लीप ईयर के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो है 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 24 आएगा। ठीक है, तो 96 प्लस 24 प्लस 10 -1 ये आएगा रिजल्ट इसका 129। 129/7 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3 मतलब वेडनेसडे। थैंक यू दोस्तों, यही था मेन कैलेंडर। देख रहे हैं 1 मिनट से बिल्कुल 30 सेकंड या 30 सेकंड लगता होगा सोल्व करने में। आप किसी भी डेट कहीं भी निकाल सकते हो। 1900 के बाद, 1900 के पहले यदि कैलकुलेट करना हो तो दूसरा ट्रिक है, 1800 या कुछ भी कैलकुलेट करना। 1900 के बाद के लिए ये ट्रिक है पूरा, 1 मिनट से अंदर आप कैलकुलेट कर